फिर आपको दिल्ली में ही थे जब आपको खबर मिली कि भगवान ने शरीर छोड़ दिया? जी, मैं उस वक़्त दिल्ली में तो था। उस समय क्या फीलिंग आई? नहीं, मैं उस वक़्त मैं सूरत में था। सूरत में? सूरत में था और वो बात है 21 जनवरी की। हाँ, 19 जनवरी को भगवान ने शरीर छोड़ा और 21 जनवरी को मैं थे। मेरे पिताजी 1 दिन या 2 दिन पहले वहाँ जाके आए थे। ओके। तो वो बता रहे थे, वो उन्होंने ऐसे ही जनरल बात करी थी उन्होंने कि आज मैं व्हाइट रूम में गया था तो भगवान ने एक जो चोंगा पहना था उसमें 2 पक्षी हाँ, का था। हाँ, तो ऐसा लगता है कि ये पक्षी उड़ने वाला है। अच्छा। और सही के अंदर बिल्कुल 2 दिन के बाद खबर आ गई कि भगवान ने शरीर छोड़ दिया। हुँ, तो वो तो बिल्कुल जिसको कहते हैं कि एक सडन मतलब आघात जिसको कह सकते हैं, हाँ, शॉक। शॉक हो गए मतलब कि एकदम से अचानक से। हुँ, फिर दिल्ली आके सेटल हो गए वापस? मैं दिल्ली सेटल हो गया। मैं दिल्ली के अंदर ही मेरा काम होता चलता रहा। हाँ, ओशो की इतनी मेरी कृपा है कि मतलब मेरे ऊपर हाथ जो मैंने कहा कि हमेशा मुझे संभाले रखते हैं, हुँ, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न एक बहुत बड़ा उदाहरण है। मेरी मदर को कैंसर हुआ 2005 में। अच्छा। तो मैं उनको बॉम्बे लेके गया, जसलोक हॉस्पिटल, वहाँ भी दिखाया और भी दिल्ली के अंदर राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल में दिखाया, सब जगह दिखाया। तो सबने यही कहा कि भई मिनिमम 3 महीने से ज़्यादा नहीं जिएगी और अगर कीमोथेरेपी हो जाएगी तो 3 साल निकाल सकती है। तो उनको मैं एम्स में मैंने दिखाया फाइनली। हुँ, दिल्ली की जो एम्स है वहाँ किसी ने कहा कि अच्छे डॉक्टर हैं तो उनको दिखाया और लकीली उनका एम्स में एडमिशन भी हो गया। हुँ, तो एम्स में उनका एडमिशन हो गया और उनका ऑपरेशन हो गया और ऑपरेशन होके डॉक्टर ने कहा कि इनका 85% हमने क्यों निकाल दिया है। लेकिन उनके साथ एक ये हो गया कि उनका साइड से उनकी टॉयलेट की वो हाँ, कोलोस्टमी क्लोज़र बोलते हैं उसको, हाँ, वो लगा दी थी, बैग लगा दी थी। अच्छा। तो पूरी की पूरी टॉयलेट उसी में आ जाती थी। हुँ, तो उसको क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ थी कि उसमें पता नहीं चलता था कि क्योंकि वो स्टिक गम से स्टिक रहती थी। हुँ, वो कभी भी पानी आ गया कंट्रोल तो होता नहीं था और वो तुरंत उतर जाती थी। तो कभी सुबह, कभी दोपहर, कभी आधी रात को, कभी रात को 12 बजे वो मुझे चेंज करने पड़ते थे। ओके, आपके साथ ही रहती अब थी? मेरे साथ ही थी। तो डॉक्टरों ने ये कहा कि हम 6 महीने के बाद इनका ये ऑपरेशन कर देंगे। हुँ, तो 6 महीने तक उनका ये चलना। चलता रहा। 6 महीने के बाद जब मैं उनको ले गया वापस, तो डॉक्टर आनाकानी करने लग गए। हुँ, एडमिट तो कर लिया, करेंगे, करेंगे, लेकिन वो एक दिन कहते हैं करेंगे, तैयारी करते हैं और फिर उसको कैंसल कर देते हैं कि ये सोच के कि ये भाग जाएगा, चला जाएगा। हुँ, तब मुझे मैं आपको क्या बताऊँ, मैंने कभी भी अतुल स्वामी जी से मैंने कभी बात भी नहीं की थी। मतलब राजयोगा में उनसे देखता था उनको ज़रूर, हुँ, आमना-सामना होता था, नज़रें मिलती थी, लेकिन कभी हमारी बातचीत कभी नहीं हुई। तो मैंने मैसेज दिया अतुल स्वामी जी को कि स्वामी जी इस तरह से मेरी मदर का ये हो रहा है, आप कुछ कर सकते हैं क्या? माँ मैं क्या बताऊँ मतलब उन्होंने ऐसा चक्कर चलाए। चक्कर चलाया उन्होंने, जिस डॉक्टर के केबिन में जाके मैं रो के आया कि हुँ, मेरी माँ का ऑपरेशन कर दीजिए, उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम नहीं कर पाएँगे। हुँ, उसी डॉक्टर ने किया। उसी डॉक्टर ने वो उनका ऑपरेशन किया हुँ, और इससे बड़ी ओशो की कृपा क्या हो सकती है माँ की। मैं 15 साल मेरी मदर के साथ रहा, बाद में उन्होंने 15 साल 15 निकाले। साल निकाले। ओके। इससे बड़ी तो कोई गिफ्ट हो नहीं सकती। हुँ, तो ये सबसे बड़ा मेरे लिए मतलब ओशो की मैं क्या बोलूँ मैं मतलब मैं जितना मेरा अनुग्रह जितनी मेरी कम है। हर मौके पर, हर जगह पे मुझे उन्होंने मेरे किए कुछ नहीं हुआ। मैंने जो भी काम किया मेरे किए कुछ नहीं हुआ, होता चला गया। और ये भी ऐसा ही हुआ कि जब मदर का ये कैंसर हुआ तो मेरा वो काम खत्म हो गया। उस वक़्त मुझे लॉस लग गया, मेरा करीब 20 लाख रुपए मेरे डूब गए। डूब गए। मेरे जिन लोगों को मैंने माल दिया था उन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए, जिन लोगों के पास मेरे पैसे पड़े थे उन्होंने माल नहीं दिए, उन्होंने पैसे नहीं दिए, कुछ नहीं मतलब मेरा पूरा धंधा ठप पड़ गए। खत्म हो गया। ये जो मेरा शौक था, हुँ, ये शौक धीरे-धीरे मैंने इसको प्रोफ़ेशन के अंदर एस्ट्रोलॉजी का जो शौक एस्ट्रोलॉजी का था। मैंने ओके। उसको मैंने प्रोफ़ेशन की तरह एडॉप्ट किया।
ओके। और धीरे धीरे फिर मुझे लगा कि मैंने भगवान से सवाल पूछा था ज्योतिष के बारे में, आज मैं ये ज्योतिष और वास्तु और ये पामिस्ट्री और न्यूमरोलॉजी का मेरा प्रोफेशन हो गया। उसके बाद फिर मैं ये कंसल्टेंसी काम मेरा चालू किया। तो आप कुछ कहना चाहेंगे, ज्योतिष में आप मानते हैं कि कुछ है करके? हाँ, बिल्कुल है। हाँ? देखिए, ज्योतिष क्यों नहीं है, भगवान ने खुद ज्योतिष के ऊपर कहा है, हाँ, प्रवचन दिए हैं, अध्यात्म और ज्योतिष, और एक ये एक और है सीरीज है, हाँ, अद्वैत की ओर, ज्योतिष का विज्ञान, ज्योतिष और अद्वैत का विज्ञान, हाँ, ऐसे करके उन्होंने एक प्रवचन दिया हुआ है। भगवान के साथ खुद जो घटना घटी वो पूरी की पूरी ज्योतिष से मेल खाती है। अच्छा, ऐसा होने ही वाला था? ऐसा ही होने वाला था कि एक बड़ी शक्ति के साथ उनका टकराना लिखा था। अच्छा। इस दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति जो अमेरिका है, उससे टकराना लिखा था, और उनके जो प्लेनेट थे, उस प्लेनेट के हिसाब से उनको या तो जहर से मरना था, लेकिन उन्होंने पॉइजन ही दिया वो। हाँ, ये निश्चित था वहाँ। ओके। बिल्कुल। और वो दशाएं चली है बाकायदा, जिन जिन दशाओं में और जिन जिन उनके प्लेनेट, उनकी वाणी के घर में सूर्य था, उनकी वाणी जब बोलते थे तो आग झरती थी, एकदम सीधी, एकदम सचोट, जो है सो है बिल्कुल। तो ये तो ज्योतिष का तो बहुत बड़ा कमाल है। अच्छा। हालांकि भगवान उस स्टेज पे थे कि वहाँ उनको कोई चीज़ छूती नहीं थी, उनको जेल भी हुई, उनको बड़ी शक्ति के साथ लोहा भी लेना पड़ा, उनको जहर भी दिया गया, और उसी के कारण उनकी मृत्यु भी हुई। उनकी हड्डियों में, वो खुद कहते थे कि जलन जलती है, उनके दांतों में तकलीफ हो गई, हड्डियों में तकलीफ हो गई। उस जहर का असर, पूरा जहर का असर था उनका। तो ज्योतिष के हिसाब से उनकी आयु इतनी ही थी। माँ, इसमें मैं थोड़ा सा कुछ और भी सोचता हूँ मैं, कि मुझे लगता है कि भगवान ने अपनी आयु अपने सन्यासियों में किसी किसी को बांटी जरूर होगी। अच्छा। मुझे ऐसा लगता है। अच्छा। नहीं तो वो और जरूर जिंदा होते और रहते हमारे साथ। उन्होंने जरूर अपनी आयु के कुछ समय किसी को दिए हैं, उन्हें काम करवाने होंगे किसी से। और फिर आपने शिविर संचालन कैसे शुरू कर दिया? शिविर संचालन के लिए मुझे स्वामी जी, अतुल स्वामी जी ने फ़ोन किया था। उन्होंने कहा कि स्वामी जी, आप, ये बात है जब यहाँ पे ओशो धाम जब बना था तब आप ही आई थी उद्घाटन करने के लिए, मैं भी था वहाँ पे। 95 की बात है ये। और 95 से हर साल शिविर होते, कुछ टाइम पे, महीनों पे या साल में ऐसे होते रहते थे शिविर। जब कंटिन्यूटी जब यहाँ पे शुरू हुई, ये बात है शायद 2007 या 2008 की बात है, कि जब कंटिन्यूटी के अंदर जब ओशो धाम पूरी तरह से 24 घंटे खुल गया, तब स्वामी जी ने मुझे फ़ोन किया कि स्वामी जी आप ध्यान करवाइए। तो मैं तो बिल्कुल भी, मैंने कहा स्वामी जी से कि मैं क्या ध्यान करवाऊँ, मैं तो खुद ही, मेरे में कोई है ही नहीं, तो मैं कैसे आप ध्यान। स्वामी जी ने मुझे समझाया, उन्होंने कहा कि ध्यान करवाना भी ओशो के काम को आगे बढ़ाना है। आपने जो महसूस किया है ध्यान करके, आपने जो भीतर जो आपका जो आनंद है, या जो आपका जो प्यार या प्रेम, जो भी आपने जो महसूस किया है, उसको आप आगे आप बढ़ा, ध्यान बता के लोगों को सिखा के जो आपने सीखा है। तो फिर मैंने वहाँ से ध्यान कराना स्टार्ट किया। तो ओशो धाम में मेरे शिविर तब से मेरे चल रहे हैं। तो जब शिविर लेते हैं तो कैसे फीलिंग आती है आपको? शिविर लेता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मुझे एग्ज़ाम देनी है, हर शिविर में। हर शिविर में, मतलब जब तक वो शिविर पूरा नहीं हो जाता तब तक अंदर से ऐसा लगता है कि कैसे होगा, कैसे करूँगा, क्या बोलूँगा। माँ, मैं ज़्यादा बोलना भी नहीं आता मुझे। तो जो ओशो ने विधियाँ दी, बस मेरा काम एक ही है कि उस विधि को कैसे समझा देने का, कैसे उसको एग्जैक्ट कैसे पहुंचाना है। और इसमें मैं, आप अगर इजाज़त दें तो मैं सक्रिय ध्यान के बारे में कुछ बोलना चाहूँगा। बोलिए। ये एक ऐसा ध्यान है ओशो ने जो दिया है,
इस ध्यान का कोई मुकाबला नहीं है। अगर वाकई में आपको शांत होना है और रिलैक्स और बिल्कुल अपने भीतर बैठना है, तो अगर आपने ढंग से अगर कर लिया डायनामिक मेडिटेशन, तो बिना किसी कोशिश के मतलब आप बिल्कुल ध्यान में जाएंगे ही जाएंगे, न जाने का कोई कारण ही नहीं। मतलब ध्यान आपने अगर ठीक से कर लिया तो मुझे इतना पता है कि उस व्यक्ति को कम से कम आधा घंटा स्पेस चाहिए कि उसे कोई छेड़े नहीं, कोई बोले नहीं। वो इतना गहरा वो उसके अंदर जाता है आफ्टर डायनामिक मेडिटेशन। और डायनामिक मेडिटेशन में अगर एक एक स्टेप अगर सही तरीके से कर ले, जैसे पहला जो स्टेप है श्वासोश्वास का, और कंटिन्यूटी के अंदर मतलब बिना रुके श्वास ही श्वास, श्वास ही श्वास, जैसा उसको खुद ही डायरेक्ट करते हैं, बताते हैं कि मरने मारने वाली जो बात है कि पता नहीं अगला क्षण मिले कि ना मिले, पूरी ताकत लगा लो। और पूरी ताकत में भी वो कहते हैं कि तुम्हारे अंदर एक रिजर्व एनर्जी है, उसको भी निकालो। जैसे गाड़ी चलाते हैं तो उसमें रिजर्व लग जाता है, एक पेट्रोल कुछ बचा रहता है, तो वो अंदर की भी जो ऊर्जा है उसको भी वो निकालने के लिए कहते हैं। और वाकई वो निकाल के ही करनी चाहिए, पूरी ताकत लगा देनी चाहिए, पूरा झोंक देना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। पहला चरण। और दूसरा चरण तो अपने आप होगा, मतलब उसमें आपका थोड़ा सा से। और मैं जब भी देखता हूँ कि जब दूसरे चरण में लोग जिस तरह से अपना दुख, अपना जो रोना चीखना, अपना सारा दर्द जब निकालते हैं, तो मैं उसों के लिए इतना अहोभाव से भर जाता हूँ कि ये कितनी करुणा है सदगुरु की, कि कितने लोगों को, कितने हजारों लाखों लोगों को रोज क्योर कर रहे हैं। अगर वो ना होते तो क्या होता? हमें तो कुछ पता ही नहीं था। हम तो जैसे जिस परिवार में हम जन्मे हैं, हमें किसी ने कुछ बताया ही नहीं। क्या खाली बस धर्म के नाम पे कुछ नहीं है, बस आप चले जाओ साधु महात्माओं के साथ बैठ जाओ, कर लो। लेकिन जब मैं देखता हूँ कि कितना लोगों के भीतर भरा है, मतलब मैं ओशो के लिए मैं रोज नतमस्तक होता हूँ कि कितनी करुणा है, इतनी करुणा है कि भीतर से कितना नीट एंड क्लीन कर देते हैं। और यही जो मैं बात कह रहा था, डायनेमिक की कर रहा था मैं बात, सेकंड चरण की बात करके मैं तीसरा चरण जो हु का चरण है, उसमें भी संकल्प की बहुत ज़रूरत है। मतलब बहुत कम लोग हैं ऐसे कि जो पूरे संकल्प के साथ करते हैं, पूरे हाथ ऊपर करके और 10 मिनट तक। हालांकि 10 मिनट कुछ भी नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि सक्रिय ध्यान जैसा आसान ध्यान कोई है ही नहीं। इससे आसान ध्यान हो नहीं सकता कोई। कुछ भी नहीं करना। आप देखिए 10 मिनट सुबह श्वास पहला, फिर क्या करना है? फिर कुछ नहीं करना है। खड़े होके चीखें, चिल्लाए, नाचे, उछले कूदे, कुछ भी नहीं है। और जो तीसरा चरण है उसमें दोनों हाथ ऊपर करके आपको हु की चोट करनी है पूरी ताकत से, पूरी शक्ति लगा के। ये 10 मिनट, 1 घंटे में ये जो 20 मिनट है, अगर कोई व्यक्ति ये 20 मिनट लगा दे अपनी पूरी, फिर क्या है? फिर कुछ नहीं है। फिर 15 मिनट स्टॉप है, उसमें खड़े रहना है बिल्कुल मौन में, ध्यान में, और अंत में नृत्य है। तो मुझे इससे आसान ध्यान मुझे कोई लगा नहीं। मुझे बाकी ध्यान बहुत कठिन लगते हैं, उसमें करने पड़ते हैं, उसमें बहुत कुछ करना पड़ता है। अब जैसे नाद ब्रह्म ध्यान है, वो आधे घंटे तक हमिंग करनी पड़ती है। कुंडलिनी में भी 15 मिनट तक पूरी शेकिंग करते हैं, फिर नाचते हैं। लेकिन ये जो 10-10 मिनट का, 10 मिनट के बाद फिर 10 मिनट का आपको ब्रेक मिल गया एक तरह से, उसमें आपको शरीर से कुछ नहीं करना, फिर 10 मिनट आप लगाना है। तो डायनेमिक मेडिटेशन में कहूँगा, मेरे जितने भी मित्र हैं, मेरे जितने भी चाहने वाले हैं, मेरे जितने भी जो ध्यान करने के लिए इच्छुक हैं या जो ध्यान करना चाहते हैं, कि अगर आप सक्रिय ध्यान अगर कर लें, और सक्रिय ध्यान ऐसा नहीं है कि बहुत से लोग कहते हैं कि बस कर लिया, थोड़े दिन कर लिया, छोड़ दिया। ये रोज का है। जैसे हम रोज अपने घर में झाड़ू लगाते हैं, रोज सफाई करते हैं, सक्रिय ध्यान रोज करना चाहिए। ये मेरा इतना। और मुझे ओशो की बात याद आती है, करते रहो। तो मैं तो जहाँ मुझे मौका मिलता है मैं सक्रिय ध्यान करता हूँ। और ये वाकई रोज की कचरा निकालने की प्रक्रिया है। नया कचरा जमने नहीं देता और पुराना कचरा सारा का सारा साफ करता है। आप बिल्कुल निर्मल हो जाते हैं, सहज हो जाते हैं, और
शांत होने के लिए फिर और कुछ आपको दूसरी टेक्निक करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो इस तरह मैं शिविरों में जो ओशो ने जो विधियाँ दी है, वो विधियाँ मैं अपनी तरफ से पहुँचा देता हूँ। नो माइंड मेडिटेशन भी मैं लेता हूँ, 7 दिन का जो ग्रुप है। जिब्रिश, हाँ, जिब्रिश और फिर मौन। मौन में बैठना। ऐसे कैंप चलते रहते हैं, जब कैंप होता है तब ओशोधाम आता हूँ। मेरे लिए ओशोधाम घर जैसा ही है। और स्वामी जी की तो मेरे ऊपर बहुत, जिसको कहते हैं इतना प्यार मेरे साथ उन्होंने लुटाया है। जब स्वामी जी संबुद्ध हुए उसके बाद तो कंटिन्यू आप देखिए कि मैं उनके साथ, हमारे जितने भी मित्र हैं, हमारी एक मंडली हुआ करती थी 10, 12, 15 मित्रों की, वो उनके साथ रोज़ रात को बैठ के शाम को साइलेंट के अंदर, साइलेंट सिटिंग के अंदर हम डेली, जब तक स्वामी जी थे डेली, और स्वामी जी के जाने के बाद भी करीब 1 साल तक हम लोग डेली साइलेंट सिटिंग हम करते थे। फिर कुछ सिम्टम्स ऐसे हो गए कि हम कंटिन्यूटी में नहीं जा पाए, लेकिन मेरी ध्यान की यात्रा चालू है वहाँ। ध्यान और काम भी ठीक चल रहा है। और काम भी बहुत अच्छा चल रहा है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, देखिए आपका सहयोग मुझे मिला, आपका साथ मिला। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि माँ के साथ मुझे आपका सानिध्य मुझे मिलता रहेगा। मैं जब भी यहाँ आता हूँ आपका सानिध्य मिलता रहता है। स्वामी सत्यवेदांत जी थे, उनका पूरा सानिध्य मुझे मिलता था। मैं बहुत लक्की हूँ। ओशो जगत में मेरे जैसा लक्की कोई नहीं। मैं सब लकी है, लेकिन कहने का मतलब मैं ये सोचता हूँ कि हाँ, कि इससे ज़्यादा मुझे क्या चाहिए, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, कुछ 1-2 साल पहले आपने मिस्टिक रोज भी ज्वाइन कर लिया। हाँ, मैंने मिस्टिक रोज भी की। तो उस संबंध में कैसे लगा मिस्टिक रोज आपको? हाँ, मिस्टिक रोज तो मतलब जिसको कहते हैं, जैसा ओशो ने खुद कहा है कि ये एक ऐसी चीज़ है, ऐसी दवाई है कि उससे जो भी बची खुची जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी क्लीनिंग हो जाती है। कि 3 घंटे हंसना, और वो भी हंसना ऐसा कि जो बिल्कुल अंदर से निकले। अगर अंदर से वाकई अगर हंसना निकल जाए और फिर 7 दिन फिर रोना, तो जो भी अंदर जितनी भी जो मवाद है, जितना भी जो दबा हुआ है, जितनी भी चीज़ें जो हमारे भीतर जो हमें तकलीफ देती रहती है, वो सारी निकल जाती है। आदमी बिल्कुल सहज और रिलैक्स हो जाता है। और मैं तो ये कहता हूँ कि मिस्टिक रोज जैसे जितने भी जो मेडिटेशंस के जो कैंप है, वो कैंप करने के बाद नो माइंड मेडिटेशन और नो माइंड के बाद मिस्टिक रोज जरूर करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। क्योंकि अल्टीमेट जो है वो 21 दिन का जो प्रयोग है वो बहुत ही, मतलब जिसको कह सकते हैं कि एक सर्जरी है। बिल्कुल, ओशो खुद कहते हैं कि सर्जरी है, ये सर्जरी है। आपका इंटरव्यू बहुत लोग देखेंगे, बहुत लोगों को उससे इंस्पायरेशन मिलेगी। तो मैं चाहूँगी, फिर लोग पूछते हैं भाई इनका फ़ोन नंबर दे दो, आपसे शायद संपर्क करना चाहें। तो अगर आपका भाव हो तो फ़ोन नंबर अभी बोल दीजिए, कुछ लोग शायद डायरेक्ट आपको फ़ोन करें। मेरा नंबर है 98103, स्लो बोलो, 98103 72699। ओके। और एक नंबर और है 8920271112। ओके। तो जो भी मित्र मुझसे संपर्क करना चाहें, प्रेम से उनका स्वागत है। तो आप अभी कुछ समय दिल्ली रहते हैं, कुछ समय सूरत रहते हैं? हाँ, मेरी मदर की डेथ जनवरी 2020 में हुई। तो उसके बाद से, क्योंकि मेरी मदर फादर सूरत रहते थे, मैं सूरत आता जाता रहता था, और मेरा मेन काम दिल्ली में ही। मदर के बाद फिर अब वहाँ भी थोड़ा देखना रहता है, क्योंकि वहाँ भी मैंने ऑफिस चालू की है। तो मैं 2 महीने में करीब 15 से 20 दिन सूरत रहता हूँ। बाकी दिन मैं दिल्ली रहता हूँ। और जहाँ जहाँ लोग मुझे बुलाते हैं विजिट के लिए, तो वो मेरा टूर का काम रहता है, मैं जाता रहता हूँ। उधर का जो मेरा टूर का काम है, जैसे अहमदाबाद, बड़ौदा,
राजकोट ये या ज्योतिष जलगांव। के संबंध ज्योतिष में? और वास्तु के लिए अच्छा, लोग बुलाते हैं। जनरली वास्तु के लिए मुझे विजिट करना होता है। वास्तु क्या होता है, उसमें क्या है? वास्तु ऐसा है, ऐसा समझिए आप कि जैसे कि किसी जमीन के टुकड़े को जब आप बाउंड्री कर देते हैं हाँ, तो वो एक व्यक्ति बन जाता है। अच्छा। तो जैसे व्यक्ति का स्वास्थ्य होता है हाँ, वैसे ही उस जगह का स्वास्थ्य होता है। ओके। और ये स्वास्थ्य देखा जाता है दिशाओं से, अच्छा। जो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जो दिशाएं हैं उन दिशाओं के हिसाब से देखा जाता है। तो उस पिंड के अंदर देवताओं का वास है। वास्तु जो मैंने पढ़ी है उसमें कहते हैं कि बीच का जो स्थान होता है वो ब्रह्मा का होता है, अच्छा। और बाकी चारों तरफ जो दिशाएं होती हैं उनमें अलग अलग दिशाओं के देवता होते हैं। अच्छा। और ये साइंटिफिक है माँ, बिल्कुल साइंटिफिक है। जैसे पूरब की दिशा है तो जिसमें गुरु का वास होता है, पूरब और उत्तर की जो कॉर्नर जो है उसमें गुरु का वास होता है। पश्चिम की जो दिशा होती है जिसमें शनि का वास होता है। और इस एस्ट्रोलॉजी से और जो वास्तु के अंदर जो प्लेनेट जो दिशाएं होती है उनका बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है। बिना ज्योतिष के वास्तु अधूरा है। मतलब वास्तु अगर किसी को करना हो, देखना हो, तो उसके लिए ज्योतिष भी देखना जरूरी है। ओके। उसकी ग्रह दशा कैसी चल रही है, उसका टाइम कैसा चल रहा है, उसकी जो जगह है उसके हिसाब से उसके प्लेनेट उस पर्टिकुलर उस जगह पे है या नहीं है, तो उनको ठीक करने के लिए दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। तो जैसे आपने कहा वास्तु क्या होता है, वास्तु के अंदर हम प्लेसमेंट्स करते हैं। जैसे किचन कहाँ बनाना चाहिए, बेडरूम कहाँ होना चाहिए, ऑफिस कहाँ होनी चाहिए, दरवाजे किस तरफ? दरवाजे किस तरफ होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, कितने ऊंचे होने चाहिए, ओके। वो भी जगह के हिसाब से होता है। हाँ, जितनी जैसी जगह उस हिसाब से उसकी पैमाइश होती है। हाँ, तो अलग अलग कॉर्नर्स के अंदर क्या क्या प्लेसमेंट होता है। वैसे ही फैक्ट्रियों के अंदर मशीनें कहाँ रहनी चाहिए, लेबर रूम कहाँ होना चाहिए, मालिक को बैठने की जगह कहाँ होनी चाहिए, और जो जो चीज़ें होती है वो कहाँ, उनकी सही प्लेसमेंट अगर हो गई यानी वो बिल्कुल जगह स्वस्थ है। जैसे हमारे पेट में दर्द होता है, हाथ में दर्द होता है, कान में दर्द होता है, तो हम उसकी दवाई ले लेते हैं, हम ठीक हो जाते हैं। उसी तरह वो प्लेसमेंट हम वहाँ ठीक कर देते हैं। अगर कहीं गलत प्लेसमेंट है तो उसको बता के उस सही प्लेसमेंट कर देते हैं। तो जब किसको कुछ बनाना होगा तो आपको इनवाइट कर बिल्कुल, सलाह बनाने से पहले सलाह दो हाँ, कैसे तो करना उसमें पहले ड्राइंग बन जाती है। है। ओके। ड्राइंग बन के उसके ऊपर काम हो जाता है, फिर उसका कंस्ट्रक्शन चालू होता ओशो धाम में कोई एक मित्र आए थे, है। कह रहे थे ये जो आपने ओशो की फोटो लगाई है हाल में, ये डायरेक्शन ठीक नहीं है, ये सामने होनी चाहिए जहाँ से लोग एंटर करते देखिए हैं। माँ, कुछ चीज़ें थियरी होती है, कुछ चीज़ें थियरी होती है। थियरी का मतलब जैसे मैं कहना चाहूँगा कि जैसे वास्तु की जो थियरी है वो आपको गूगल में मिल जाएगी। अच्छा। आप गूगल करेंगे तो कहाँ क्या होना चाहिए सब बता देंगे। लेकिन कुछ चीज़ें होती है कि जो बियॉन्ड थियरी होती है। ओके। जिस जगह पे इतनी बड़ी ऊर्जा का वास है वहाँ पे कुछ प्लेसमेंट, ये चीज़ें जो हुई है वो अपने आप हुई है वहाँ। यहाँ किसी ने कोई वास्तु के हिसाब से कुछ नहीं किया, अपने आप हुई है। और जो अपने आप हुई है उसकी एनर्जी का मुकाबला ही नहीं है। ओके। और ऐसा नहीं है कि दिशाएं गलत होती है, कोई दिशा गलत नहीं होती, हर दिशा का अपना महत्व है। तो ऐसा नहीं है कि ओशो की जो फोटो लगी है वो गलत है। मैं तो कहता हूँ कि जहाँ लगी है वो वाकई वो ओशो की एनर्जी वहीं लगाना चाहती होगी, इसलिए वहाँ लगी। ओके। बिल्कुल सही जगह पे लगी। ओके। और ओशो धाम में भी मैंने देखा है, जहाँ हमारा रिसेप्शन है, जहाँ हमारा काउंटर बना हुआ है, एकदम परफेक्ट जगह है। सारी चीज़ें अपनी जगह पे ऑटोमेटिक है। कुछ चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिक सही होती है, वो कुदरती होती है। स्वामी जी प्रेरणा से जीते थे ना, भीतर जो बिल्कुल, प्रेरणा होती हाँ। थी। उन्होंने जो पूरे के पूरे जो कंस्ट्रक्शन किए, उनकी जो अंदर की जो प्रेरणा थी वो अपने आप ही ये प्लेसमेंट हुई है और बिल्कुल सही जगह पे हुई। हर चीज़ माँ मैंने देखी है। मतलब स्वामी जी का जो रूम है या फिर वहाँ पे जो उधर की तरफ हाँ रूम जो बने हुए हैं, और जहाँ पे काम करने वाले जो लोग हैं और उनकी जो वहाँ पे जो बनी हुई है रेसिडेंस बने हुए हैं, ये सारे परफेक्ट हैं। ओके। बिल्कुल परफेक्ट। यहाँ आते ही एक अलग ही एनर्जी, यहाँ लगता ही नहीं है कि मतलब हम दिल्ली में हैं। और अभी तो जो मौसम चल रहा है तो मुझे तो लगता है कि कश्मीर जाने की ज़रूरत नहीं है, कश्मीर पूरा का पूरा यही है। ऐसा दिल्ली वालों को तो मिलना, दिल्ली वालों को क्या, पूरे देश के अंदर मैं तो चाहूँगा कि यहाँ ओशो धाम आए, देखें।
एक बार अगर आके आप देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे कि ऐसी भी जगह कोई हो सकती है। और वाकई माँ सहज चल रहा है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई वो है। और मैं तो स्वामी जी को इतना धन्यवाद देना चाहूँगा कि किस तरह से मैनेज कर रहे हैं स्वामी, अपनी पूरी ऊर्जा उसी में उन्होंने लगा रखी। ये कोई प्रॉफिट कमाने की चीज़ नहीं है, ये तो बिल्कुल समर्पित, जिसको बोलते हैं कि एक समर्पित शिष्य जिस तरह से जो ओशो का काम किस तरह से आगे बढ़े, उसी हिसाब से ये पूरा का पूरा ये चल रहा आपको है। शायद ये बात पता होगी, जब ये प्लाट खरीदा गया था, बिल्कुल जिसको बैरन लैंड कहते हैं ना, जी। रेतीली ज़मीन थी। जी बिल्कुल। स्वामी जी मुझे दिखाने आए थे कि हमने एक प्लाट खरीदा है, चलो दिखाऊं। तो मैं हैरान हो गई कि ये क्या खरीदा है। तब जैसे जंगल जैसा था, बाहर कच्चा रास्ता था, बिल्कुल। कोई 1-2 घंटे में कोई एक कार गुजर रही है, इस तरह। तो मुझे कहने लगे, मैं पूना में रहती थी, मुझे कहने लगे आपके लिए ना एक कुटिया बना देता हूँ, आप आके यहाँ बैठो। उस टाइम मैं हंस रही थी, मैंने कहा स्वामी जी मैं यहाँ क्या करूँगी बैठ के, क्या बात करते हैं आप। खैर वो बात आई गई हो गई। फिर जब वो शो वर्ल्ड टूर से वापस आए, स्वामी जी उनको मिलने गए। तो कहते थे कि पूना कम्यून वापस नहीं जाना है, बॉम्बे में मेरे लिए एक छोटा घर ले लो, मैं अपने 6-8 लोगों के साथ वहीं रहूँगा, बाकी लोग आएंगे जाएंगे। और वो भी संभव नहीं हो रहा था कि एक छोटी प्रॉपर्टी ओशो के लिए बॉम्बे में ले लें। फाइनेंशियली उस समय पैसे नहीं थे इतने। तो स्वामी जी मिलने गए, स्वामी जी ने कहा ओशो को कि मेरे पास प्लॉट है दिल्ली में, मैं वो सेल करके आपके लिए घर ले लेता हूँ बॉम्बे में। तो ओशो ने मना कर दी, नहीं वो सेल नहीं करना है, तू वहाँ मेरे लिए जगह तैयार कर, मैं आऊँगा वहाँ, ऐसे बोले ओशो। और स्वामी जी को तो अटूट श्रद्धा थी ओशो में, वो तो आते ही काम में लगे कि ओशो आएंगे यहाँ। हज़ारों ट्रक पहले मिट्टी डाल दी गई यहाँ पर, फिर ट्यूबवेल्स लगाए गए पानी के लिए। बहुत मेहनत हुई है इस जगह पर। बिल्कुल। ये जो हरियाली हम देख रहे हैं, जी ये सब वृक्ष लगाए गए हैं, हज़ारों में वृक्ष लगाए गए हैं। बिल्कुल। बड़ी मेहनत की उन्होंने, अपना तन मन धन सब लगा दिया। खैर ओशो के पास तो सीमित समय था, तो वो तो चले गए पूना, उनको अपना काम पूरा करना है। और फिर 90 में उन्होंने शरीर भी छोड़ दिया। तो 95 में जाके ये जगह मतलब तैयार हो गई, हॉल तैयार हो गया, कबीर डॉर्मेट्रीज तैयार हो गए, कोठी तैयार हो गई। 21 मार्च में जी। इस जगह का उद्घाटन हुआ। आप ही आए थे। और उस समय जो हवाएं चली थी, आपको याद होगी कैसी हवाएं चली थी। बिल्कुल। और सबको लगा कि ओशो यहाँ हवाओं की तरह आते हैं, हवाओं की तरह आते आज पूरी एनर्जी है वहाँ ओशो की। हैं। तो ये उन कहें कि ओशो की प्रेरणा से ही ये जगह बनी। बिल्कुल। तो शरीर से वो नहीं आए, लेकिन उनकी ऊर्जा पूरी यहाँ है, उपस्थित है वो। बिल्कुल। तो ये एक तरह का मैं तो कहूँगी भाई ये ओशो का मिरेकल है, मिरेकल है ये जगह। कैसे कैसे लोगों को प्रेरणा देते हैं, क्या कराते हैं। कहते हैं ना मेरे सन्यासी मेरे हाथ हैं, मेरे सन्यासी मेरे प्राण हैं। जी तो उन्हीं का वो मीडियम बना के उनसे काम करवाते रहते हैं। बिल्कुल साक्षात है ना, ओशो की एनर्जी महसूस होती है। और कुछ कहना चाहोगे? आगे जो बहुत नए नए लोग ओशो के पास आ रहे हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जब आप ओशो से जुड़ते हैं तो एक तो ध्यान, जैसे ओशो ने बताया है कि ध्यान कंटिन्यू करिए, आप एक ध्यान डेली रखिए। और सबसे बड़ी चीज़ है माँ ओशो को सुनना। ये मैं ज़रूर कहूँगा कि ओशो को सुनना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात भी है और बहुत बड़ा ध्यान भी है। उनसे जुड़ जाते हैं उनकी बिल्कुल। आवाज़ के साथ। उनकी आवाज़ के साथ। तो जो भी नए मित्र आते हैं या जो भी नए मित्र आना चाहते हैं, वो ओशो को सुनना जारी रखें। और जब ओशो को सुनते रहेंगे तो उनको ध्यान करने की प्रेरणा भी अपने आप उनको मिलती रहेगी। ठीक है, थैंक यू स्वामी जी, आपने बहुत सारी बातें इतनी सुनाई,
जो दिल को छू गई बहुत, हाँ, और कई लोगों को प्रेरणा मिलेगी ये इंट्रोड्यूस सुन के। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू।